जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं क्यूआर सैम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि आप सबको पता है कि मीडिया में पहले भी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के जो ऑर्डर्स हैं ये प्लेस किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि अब ये जो डील है किसी भी क्षण फाइनलाइज हो सकती है। कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर मिसाइल्स में कुछ प्रॉब्लम्स को चिन्हित किए जाने की बात करी गई थी, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो मिसाइल है इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। बस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल है जो साइन होना बाकी है। आपको बता दें कि जो क्यूआर सैम सिस्टम है ये बेसिकली भारत का एक एडवांस सिस्टम है और इसको लेकर आर्मी ने पहले भी कहा था कि बहुत जल्दी इसके ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसमें मैन्युफैक्चरर की भूमिका निभा रहा है। क्यूआर सैम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है और ये एक कटिंग एज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि हमारी मोबाइल फॉर्मेशंस को और हाई वैल्यू जो एसेट्स हैं इन्हें एरियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे खास बात तो इसमें यह है कि इसमें सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव जैसी कैपेबिलिटीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं और ये शॉर्ट रेंज में जो एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका है वो तो निभाने ही वाला है और ड्रोन जैसी जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। भारतीय सेना ने पहले भी कहा था कि वो इसकी परफॉर्मेंस से पूरी तरीके से संतुष्ट है और अब भारी है इनके बड़े ऑर्डर्स को साइन करने की। तो ये किसी भी क्षण हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय नौसेना अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है और हमने अलग अलग सबमरीन प्रोग्राम्स के बारे में बात करी, फिर चाहे वो प्रोजेक्ट 75I हो या प्रोजेक्ट 76 हो, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है और इस समय डीआरडीओ इसमें एक मुख्य भूमिका पर है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है सबमरीन प्रोग्राम को ही लेकर के, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनआईटी राउरकेला ने आपस में कोलैबोरेट किया है और ये कोलैबोरेशन है सबमरीन में स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए। वहां पर प्रयास किया जाएगा कि इनकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं इनको किसी प्रकार से इन्हांस किया जा सके और प्राइमरी फोकस इनका होने वाला है एडवांस अंडर वाटर टाइल्स के डेवलपमेंट को लेकर के, जो कि बेसिकली साउंड वेव को एब्जॉर्ब और स्कैटर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और इसके चलते सबमरीन की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी इन्हांस होंगी और इनकी जो डिटेक्टिबिलिटी है ये भी काफ़ी कम होने वाली है और एनिमी के जो सोनार सिस्टम है उनके लिए इनको डिटेक्ट कर पाना भी आसान नहीं होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व में भी कहा था कि वो इस समय सबमरीन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस जो उन्नत कैसी तकनीक है उस पर काम कर रहे हैं, जहां पर इनकी फायर पावर को तो इन्हांस करने पर प्राथमिकता दी ही जा रही है, लेकिन इनकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है उनको भी काफ़ी हद तक लेवल अप किया जाएगा और ये आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना की जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी करेंगे और हमारी समुद्री सीमाओं की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने में भी अपना योगदान पूरी तरीके से देने वाली हैं। जैसा कि हमने दोपहर की वीडियो में आपको बताया कि कैसे डीआरडीओ के द्वारा BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को अनवील करके सबको चौंकाया गया है। हालांकि इसको लेकर उस समय ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं थी, हमें सिर्फ ये पता था कि ये मिसाइल तकरीबन 1500 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता के साथ आएगी और इसमें जो हाइपरसोनिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी देखने को मिली थी। तो इसको लेकर के अब कुछ जो एडिशनल रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मिसाइल न सिर्फ घातक होने वाली है बल्कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी होने वाली है। अगर हम कुछ की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक होने वाली है और ये अपने साथ तकरीबन 500 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं उनको कैरी कर पाएगी। इसके लेंथ की बात करें तो वो 10.2 मीटर की होगी, वहीं इसका डायमीटर 1.2 मीटर्स का होने वाला है। लॉन्च मास की बात करें तो वो तकरीबन 11.5 टन का होने वाला है। ये एरोडायनेमिक होगी और इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम होने वाला है, जिसके चलते एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। हालांकि अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके स्पीड की तो ये क्लेम किया जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होगी और निस्संदेह अगर ये हाइपरसोनिक स्पीड को अटेन कर सकती है तो आज के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। हालांकि इसको BM-04 नाम क्यों दिया गया है इस पर अभी भी जो डिबेट है वो चल रही है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर ये BM-04 है तो क्या इसके पहले BM-01, BM-02, BM-03 पर भी काम चला था। इसकी कोई अभी स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं
आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना प्रमुख इस समय तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीर हैं और समय के साथ साथ वो इस पर टिप्पणी करते रहते हैं। जैसे कल उन्होंने तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर कहा था कि अब प्रोडक्शन को बढ़ाने की बारी है और तकरीबन प्रोडक्शन रेट को 35 से 40 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक हमें लेके जाना है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाती है तो प्रोग्राम को काफी बूस्ट मिल सकता है। खैर, अकेले अगर हम एचएएल की बात करें तो वो अगर अपने एसेट्स को ऐड करती है और प्रोडक्शन लाइंस को मर्ज करती है तो यहाँ पर तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स तकरीबन 12 से 15 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकते हैं अगर उन्हें सेपरेट प्रोडक्शन लाइन दी गई। खैर, ये तो तेजस मार्क 1A की बात थी, लेकिन तेजस मार्क 2 को लेकर के भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी नवंबर तक इस एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं और जो सब सिस्टम है वो इंटीग्रेशन के लिए आ चुके हैं और ये प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। ये यूँ कह सकते हैं कि अब ये इंटीग्रेशन प्रोसेस से तेजस मार्क 2 गुजर रहा है असेंबली लाइन में और नवंबर में इसका रोल आउट अब 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 95% तक कंफर्म है। उसके बाद इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल आयोजित किए जाएंगे, फिर इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि 2028 से 29 तक इन एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन में उतार दिया जाए। इनिशियली भारतीय वायुसेना 120 यूनिट्स को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन ये नंबर्स आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माना गया है कि इसके जो फेज 2 के एयरक्राफ्ट होंगे वो एमका टेक के साथ आएंगे जो कि काफी एडवांस होने वाले हैं। आप सबको पता है कि इस समय भारतीय वायुसेना के लिए जो C295 एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण भारत में किया जा रहा है और कुछ एयरक्राफ्ट ऑलरेडी भारत में बने बनाए आ चुके हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स इस समय ऑपरेट कर रही है। और हमने आपको अपडेट के माध्यम से पहले भी बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस की जो यूनिट है उनके लिए विशेष एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया जा सकता है। खैर, इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। कुछ रिपोर्ट यहाँ पर इंगित कर रही हैं कि भारतीय वायुसेना एडिशनल 10 की संख्या में जो C295 एयरक्राफ्ट है एयरबस द्वारा निर्मित इनको खरीदने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि 56 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑर्डर पर हैं और उनका निर्माण चल रहा है। तो वहीं अगर हम एडिशनल 10 को ऐड कर लें तो यहाँ पर 66 एयरक्राफ्ट का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो हमें देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले भविष्य में इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और जो स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है उनके लिए विशेषतया जो मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट है इनका ऑर्डर दिया जा सकता है और इनकी जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन फाइनल कॉल इंडियन एयरफोर्स और जो संगत संस्थाएं हैं उनकी होने वाली है और उसके बाद ही ये डील फाइनलाइज होगी। जेट इंजन पर लेकर के जो डिबेट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारत के इस समय भारतीय वायुसेना के पूर्व वेटरन इंडिजिनस इंजन का सपोर्ट करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आप सब ने जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है उसका नतीजा देख लिया है कि जो एयरक्राफ्ट अब तक तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन हमारे पास आ जाने चाहिए थे उनमें से पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हो पाया। और यहाँ पर बात हो रही है तेजस मार्क 1A को लेकर के क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने सही समय पर इंजन डिलीवर नहीं किए और अभी भी वो आनाकानी कर रहे हैं, जिससे इसका प्रमाण है कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना हो तो हमें अब इंडिजिनस प्रोग्राम को मिशन मोड पर लाना होगा। जब तक हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, गंभीरता से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये प्रोग्राम हमारे लिए सिर्फ एक दूर का फल बन के रह जाएगा जिसको हम चाहेंगे तो बहुत लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कावेरी इंजन हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर है जिसको अगर हम ग्रैब कर लेते हैं तो इससे बहुत सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाएंगी क्योंकि इस समय हमारी संस्थाएं इस पर काफी गंभीरता से काम कर रही हैं। बस उन्हें जरूरत है तो हमारी सरकार से सहयोग की और वो सहयोग चाहे जिस हद तक देना पड़े सरकार को देना चाहिए क्योंकि ये हमारा भविष्य सुनिश्चित करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।